हेलो एवरीवन और वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। आई इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय इनगोल्ड। तो इनगोल्ड साइंटिस्ट ने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कवरी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। पोलैरिटी डेवलप्ड इन कार्बन चेन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ sigma bond electron by the group or atom present on carbon atom chain is known as inductive effect, and this effect is present up to fourth carbon atom। तो फोर्थ कार्बन आटम के बाद ये इफेक्ट कंप्लीटली डिसअपियर होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। ये कार्बन आटम चेन है, ये कार्बन आटम चेन के एंड प्लेस में यहां पर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने वाले एलिमेंट है। मतलब कार्बन से भी एक्स को यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने वाले कैपेसिटी ज्यादा है। यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन एंड एक्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के साथ यहां पे कार्बन एंड एक्स जुड़ा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन एंड एक्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे एक्स का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेने वाले कैपेसिटी एक्स के पास ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में। इसीलिए एक्स ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के कारण एक्स के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज डेवलप हुआ तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पोलर बॉन्ड कहते हैं। ये तो पोलर बॉन्ड है। बट एक बात समझ लो, ये कार्बन एंड कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहा तो इसके ऊपर चार्ज डिफरेंस डेवलप नहीं होता। चार्ज डिफरेंस डेवलप नहीं होता बोले तो एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव डेवलप नहीं होता। चार्ज डिफरेंस डेवलप नहीं होता बोले तो वो नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। और वही कह रहा हूं, एक नॉन पोलर बॉन्ड के साथ एक पोलर बॉन्ड रहने के कारण नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलर कैरेक्टर डेवलप होता है। सच टाइप ऑफ फिनोमिना को कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। तो एक बात यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये कार्बन आटम चेन के एंडिंग पे एक्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचने वाले एलिमेंट है, तब क्या होगा? ये जो कार्बन एक्स के ऊपर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा, सॉरी एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ओके ना। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी डेवलप हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसके साथ एक्स के साथ जुड़ा हुआ कार्बन पे थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है,
और ये कार्बन की नेक्स्ट कार्बन पे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और इसके बगल वाला कार्बन पे और थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ओके ना। और इसके बगल में रहने वाले कार्बन पे और कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये जो सिंबल है इसको डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको डेल्टा सिंबल बोलेंगे। तो मतलब यहां पर प्लीज समझने की कोशिश करो, एक्स डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। मतलब ये कार्बन आटम चेन के एंडिंग पे एक्स जैसा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेने वाले आटम रहने के कारण एक्स इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ वेरी स्ट्रांगली खींच रहा है, ओके ना। इसलिए एक्स के ऊपर नेगेटिव हो गए, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो गए, ओके ना। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने वाले बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ये पोलर बॉन्ड एंड ऑफ द कार्बन आटम चेन पे रहने के कारण देखिए ये नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलर नेचर डेवलप हो गए। कैसे? ये सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव और एक्स के ऊपर नेगेटिव, थर्ड कार्बन पे भी पॉजिटिव, एक्स के ऊपर नेगेटिव, और फोर्थ कार्बन में पॉजिटिव एंड एक्स के ऊपर नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे डेवलप होते गया, मतलब पोलर कैरेक्टर डेवलप होते गया। ये इफेक्ट कौन सी कार्बन तक प्रेजेंट है? ओनली फोर्थ कार्बन आटम तक प्रेजेंट है, बट फोर्थ कार्बन आटम के बाद ये इफेक्ट कंप्लीटली डिसअपियर होगा, ओके ना। इसलिए मैंने डेफिनेशन क्या बोला? पोलैरिटी डेवलप्ड इन कार्बन आटम चेन टू द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाय द ग्रुप और आटम प्रेजेंट ऑन कार्बन आटम चेन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, ओके ना। क्लियर हो गया ना? कार्बन आटम चेन का एंडिंग में एक्स जैसे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेने वाले ग्रुप रहा तो ये पोलर नेचर अप टू फोर्थ कार्बन आटम तक डेवलप हो गए। फोर्थ कार्बन आटम के बाद ये इफेक्ट क्या हो गए? कंप्लीटली डिसअपियर हो गए। अगर मान लीजिए यहां पर एक मतलब बहुत सारे लोग ऐसा लाइन पे खड़े हैं, ओके ना। मैंने क्या करूंगा, पहले पर्सन के ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई करके उनको इसको फोर्स अप्लाई करके उनको धक्का लगाऊंगा। लगाने से क्या होगा? पहला पर्सन के ऊपर ज्यादा फोर्स रहेंगे, सेकंड पर्सन के ऊपर थोड़ा कम फोर्स रहेंगे, थर्ड पर्सन के ऊपर थोड़ा कम रहेंगे, फोर्थ पर्सन के ऊपर और कम रहेंगे, फिफ्थ पर्सन के ऊपर कम रहेंगे। वैसे ही यहां पर पहला कार्बन के ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए, सेकंड कार्बन पे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए, थर्ड कार्बन पे और कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए, और फोर्थ कार्बन पे और कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। फोर्थ कार्बन के बाद इफेक्ट कंप्लीटली डिसअपियर हो गए। ये इंडक्टिव इफेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे कम होते जाता है। अभी सबको क्लियर होना चाहिए, एंड ऑफ द कार्बन आटम चेन पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहने से वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे, इसलिए अपने तरफ खींचने से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज एंड वो कार्बन आटम चेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते रहता है। ये अप टू फोर्थ कार्बन आटम तक डेवलप होकर फोर्थ कार्बन के बाद ये इफेक्ट डिसअपियर होता है। इसीलिए फोर्थ कार्बन आटम तक पोलैरिटी डेवलप होता है। दिस इफेक्ट को माना जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबको क्लियर होगा? इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो क्या है? नेक्स्ट वन, उसको आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात याद रखना, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट वन, इंडक्टिव इफेक्ट is measured with respect to hydrogen atom. That means
that means inductive effect of hydrogen is always zero, मतलब हाइड्रोजन आटम को स्टैंडर्ड में लेते हुए इंडक्टिव इफेक्ट को टू ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन किए थे, क्योंकि हाइड्रोजन आटम का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन आटम को स्टैंडर्ड में लेते हुए इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स जनरली टू टाइप्स में होता है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, groups based on hydrogen atom taken as a standard, I effect groups are classified into two types. One is minus inductive effect group, second is plus I effect groups. Minus I effective group, it is the atom or group which has high tendency to accept the electrons towards itself then हाइड्रोजन। तो जिस आटम और ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करने वाले टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा रहा तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बोलते थे। ओके ना, अब यहां पर देखो ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ लेने वाले ग्रुप्स को माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, ये ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर के बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आने की चांसेस रहता है। OR2 प्लस थोड़ा कम
NR3 प्लस और थोड़ा कम NH3 प्लस और थोड़ा कम NO2 और थोड़ा कम SO3H और थोड़ा कम Cn और थोड़ा कम COOH और थोड़ा कम फ्लोरीन और थोड़ा कम क्लोरीन और थोड़ा कम ब्रोमीन और थोड़ा कम आयोडीन और थोड़ा कम OH और थोड़ा कम OR, इससे भी कम NH2 इससे भी कम C6H5, इससे भी कम हाइड्रोजन। ये सारे ग्रुप जनरली या हाइड्रोजन से आगे के जितने भी ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप्स है। इसके बाद देखिए प्लस I इफेक्ट ग्रुप्स, it is the atom group which has less tendency to accept the electron हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने वाले, कैपेसिटी कम रहने वाले सारे ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स और electron donating groups। electron donating groups। अब CH3 ग्रुप से भी ज्यादा CH2 CH3 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रहती है। इससे भी ज्यादा CH2 CH2 CH3, इससे भी ज्यादा CH2 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 CH3। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती है वैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले कैपेसिटी बढ़ता है। नेक्स्ट वन, इन आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ता है अल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, ये ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी होता है ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप को है। इससे भी ज्यादा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ते जा रहा है। अभी सबको क्लियर होना चाहिए। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप से। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में डिस्कस करते हैं।
stability of carbocation is directly proportional to plus I effect. सेकंड पॉइंट इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट. देखते हैं कार्बोकेटायन का डेफिनेशन क्या है. ट्रिपली बॉन्डेड पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन which contain 6 valency electron in their outer shell. Positively charged carbon, triply bonded पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के पास 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहा तो इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे. दैट कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी मतलब यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं. CH3 CH2 प्लस CH3 CH प्लस CH3 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 प्लस इथाइल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन एंड टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. इथाइल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. ये तीनों में स्टेबल कौन है चेक करेंगे. तो अल्काइल ग्रुप जो भी है लाइक इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी अल्काइल ग्रुप रहा वो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स है. इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स जनरली स्टेबिलिटी बढ़ाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं. X, Y और Z ये तीनों एक रूम में रहते हैं. ये लोग पढ़ने के लिए गए हैं. तो X के पास भी पैकेट मनी खत्म हो गए, Y के पास भी पैकेट मनी खत्म हो गए, Z के पास भी पैकेट मनी खत्म हो गए. ये तीनों के पास पैसे नहीं है. मगर X को इसका डैड पैसा दे सकता है. Y के पास भी पैसे नहीं है मगर इसका डैड भी पैसा दे रहा, इसका मॉम भी पैसा दे रही. और जेड के पास पैसे नहीं है मगर इसका डैड भी दे रहा, मम्मी भी दे रही और इसके अलावा इसका ब्रदर भी दे रहा है. ये तीनों में पैसा नहीं रहने के बावजूद भी तीनों में स्टेबल कौन रहेंगे? जेड, क्योंकि इसके पास 3 सपोर्टर्स है, वाई के पास केवल 2 सपोर्टर्स है, एक्स के पास ओनली 1 पर्सन सपोर्ट करने वाले हैं. इसीलिए मैं वही बोल रहा हूं कार्बोकेटायन बोले तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की जरूरत है. देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स कौन है? फिर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स है. यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में यहां पर केवल एक ही ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने वाले. इसमें प्लस आई इफेक्ट की ग्रुप्स जो है यहां पर 2 अवेलेबल है. इसमें टोटल 3 ग्रुप्स अवेलेबल है. तो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स जहां पर ज्यादा होता है वही स्टेबल होता है. ये तीनों में स्टेबल फॉर्म में कौन रहता है? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. थोड़ा कम स्टेबल कौन है? सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटायन. और थोड़ा कम स्टेबल कौन है? इथाइल कार्बोकेटायन. देखिए मैं और एक भी समझा देता हूं. CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 प्लस
और CH3 CH2 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 प्लस, ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो जिस अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ते हैं दैट ग्रुप की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले जो टेंडेंसी है ये ग्रुप के पास है, थोड़ा कम ये ग्रुप के पास है और थोड़ा कम ये ग्रुप के पास है। इसीलिए ये तीनों में स्टेबल कौन रहता? फर्स्ट वाला, थोड़ा कम सेकंड, सबसे लीस्ट ये थर्ड है। इसके बाद देखिए इसमें जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है वैसा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ग्रुप का क्या होगा? बढ़ेगा। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था। अभी ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता? ये रहेंगे, थोड़ा कम स्टेबल ये रहेगा और थोड़ा कम स्टेबल ये रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए? नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑफ carbanion. Next application is stability of carbanion. तो यहां पर एक बात याद रखना, stability of carbanion directly proportional to strength of minus I effect. Second is stability of carbanion is inversely proportional to strength of plus I effect. देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कार्बेनियन के स्टेबिलिटी को कम करता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी कंडीशन बताऊंगा, x और y और z है, ये तीनों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है। x के पास भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, y के पास भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, z के पास भी एक्स्ट्रा अमाउंट है। फिर भी x को इसका डैड पैसा दे रहा है, y को डैड भी दे रहा, इसका माम भी दे रही, z को डैड भी दे रहा, माम भी दे रही और इसका भैया भी दे रहा। ये तीनों में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा? z के पास, थोड़ा कम y के पास और थोड़ा कम x के पास है। तो जिनके पास पैसे ज्यादा रहता है वो पर्सन के पास एक जगह रहने की स्टेबिलिटी कम रहती है। वो क्या करेगा? अपने पास पैसा जो भी एक्स्ट्रा है वो खर्चा करने तक इसको मतलब मन स्टेबली नहीं रहता, क्योंकि उन्हें क्या करता, अगर पैसा अपने पास अगर एक्स्ट्रा रहे तो मतलब क्या होगा, तो इधर उधर घूमने की थोड़ा इच्छा बढ़ेगा और
कुछ रेस्टोरेंट में जाके खाने की इच्छा रहेगा, मैं ये बता रहा हूं। तो एक्स वाई जेड में तीनों के पास सबसे ज़्यादा पैसा जेड के पास है, इसीलिए जेड ने मतलब अपना पास रहने वाले मनी को खर्चा करने के लिए कोशिश करेगा। बट वाई ने थोड़ा सोच समझकर खर्चा करेगा, एक्स ने सोच समझकर खर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी किसके पास कम हो जाता है, जेड के पास कम होता है। जस्ट ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप इसमें कुछ अलग तरीके का कॉन्सेप्ट मत निकालिए, समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट को। देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 माइनस है, CH3CH माइनस CH3 है, और इसके अलावा CH3 और यहां पर भी CH3 है, टोटल 3 CH3 है, माइनस है। तो यहां पर आप देखिए ऑलरेडी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके। और इसको ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप यहां पर है, कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, और ये कार्बन आयन में देखिए इसको इस तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ते जा रहा है, और ये कार्बन आयन के पास देखिए टेरशरी ऑर्बिटल कार्बन आयन के पास 3 ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन देने वाले। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ रहा है, कहां पर बढ़ रहा है, टेरशरी ऑर्बिटल कार्बन आयन के पास बढ़ रहा है, ओके ना। फर्स्ट कंपाउंड से कंपेयर किया तो सेकंड कंपाउंड में कार्बन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा, थर्ड के पास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते जा रहा है वैसे इसके पास रिएक्टिविटी बढ़ रहा है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज बनने से क्या होगा, किसी और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के साथ रिएक्टिविटी बढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ेगा। तो रिएक्टिविटी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होता है, इसीलिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो मोर स्टेबल होता है। मतलब कार्बोकेटायन की कंप्लीट ऑपोजिट है। कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन देने वाले रहा तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे, यहां पर कार्बन आयन में उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन अगर देने वाले मिले तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ता है। अगर मान लीजिए अगर किसी भी कार्बन आयन का स्टेबिलिटी अगर बढ़ाना हो, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप के प्लेस में इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप अगर आते हैं तो इसमें क्या होगा, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। देखिए यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों है, तो यहां पर एक चीज ऑब्जर्वेशन करो, ये तीनों में इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो कैपेसिटी है सबसे ज्यादा किसके पास रहता, फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन क्या करता है, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन के पास रहने वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। मान लीजिए एक्स के पास पैसे है मगर एक्स से पैसा खींचने वाले पर्सन है, तो इसके पास से पैसा खींचने वाले पर्सन वही है, तो एक्स की पैसा क्या होगा, कम होगा ना। कम हो तो खर्चा करने की जो कैपेसिटी क्या होता है एक्स का, कम हो जाता। वैसे यहां पर भी देखो CH2 माइनस के ऊपर रहने वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पर कौन कम करता, फ्लोरीन कम करता, यहां पे क्लोरीन कम करता, यहां पे ब्रोमीन कम करता, मगर ये तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाले कौन है, फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता, फ्लोरीन वाला कंपाउंड रहता है। इसलिए समझ लो इलेक्ट्रॉन देने वाले स्टेबिलिटी को कम कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या कर रहा, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना सबको? ये पूरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का कंसेप्ट है। इसके अलावा देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। इसका कॉन्सेप्ट एज यूजुअल कार्बोकैटायन जैसे पढ़े थे वैसे ही रहेंगे इसका। तो कार्बोकैटायन का जैसा एप्लीकेशन है वैसे ही एप्लीकेशन यहां पर रहता है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई effect. Next, stability of free radical is inversely proportional to strength of minus I effect. ओके, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी कम करता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है। क्योंकि फ्री रेडिकल भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रॉन कार्बन यानी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ाना रहा तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप रखना है। मगर कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन की मामला कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल की मामला अलग है। ये कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल दोनों भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की जरूरत है। यहां पर तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, यहां पे कितनी ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स है, यहां पे कितनी ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स बढ़ते जा रहा है वैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। यहां पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पे कितने ग्रुप्स है, 3 है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। यहां पर केवल 1 ग्रुप है, यहां पर 2 ग्रुप्स है, यहां पर कितने ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स है। नेक्स्ट वन, CH3 CH2 CH2 डॉट, CH3 CH2 CH डॉट CH2 CH3 CH3 CH2 C डॉट CH2 CH3 और CH2 CH3। कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3, ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता, 3rd वाला, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स कितने हैं, 3 है। ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है और ये भी एक ग्रुप है। इधर केवल 2 ग्रुप्स है, इधर केवल 1 ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स रहा तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ता है। अगर मान लो मैंने जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर चेक करके इसमें कौन स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाता है और कौन स्टेबिलिटी कम करता है, वो चीजों आप समझ सकते हैं। अभी यहां पर देखिए Cn और Ef और Cl में इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने वाले कैपेसिटी Cn के पास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने वाले कैपेसिटी जिनके पास ज्यादा रहता है वो स्टेबिलिटी कम करता है फ्री रेडिकल का। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले कैपेसिटी सबसे कम क्लोरीन को है, इसलिए मोर स्टेबल है। थोड़ा कम ये मोर स्टेबल है, इससे भी थोड़ा कम स्टेबल फ्लोरीन वाला है, इससे भी कम स्टेबल कौन है,
ये CN वाला है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्या है, फ्री रेडिकल। And another important application is acidic strength of carboxylic acids. Acidic strength of carboxylic acids. Okay. Carboxylic acid shows acidic strength because carboxylic acid can able to form stable carboxylate ion after the loss of H plus ion. According to the Lowry-Bronsted concept, according to Lowry-Bronsted concept, the chemical substance which tendency to lose the H plus ion. According to Lowry-Bronsted concept, the chemical substance which tendency to lose the H plus ion is called acid. लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार H प्लस आयन को डोनेट करने वाला एसिड होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस आयन को लॉस करके मोर स्टेबल फॉर्म में रहने वाले कार्बोक्सिलेट आयन को डेवलप करता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड माना जाता है। देखिए RCOOH, O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करके यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हुए H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको एसिड माना जाता है। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां पर कौन बने हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बने हैं। ओके ना, देखो ये कैसे लॉस करता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। RCOOH इसके ऊपर लोन पे रहेंगे, तो यहां सब लोग केयरफुल ऑब्जर्वेशन करो। यहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ गेन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ऑक्सीजन ने अपने पास रहने वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। सब लोग केयरफुली देखो, RC, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाने से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ऑक्सीजन अपनी 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर रहा है।
ट्रांसफर करने से यहां पे डबल बॉन्ड हो गए ये दोनों के बीच में। ओके, और ये ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन को यहीं पे ट्रांसफर किया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लिया, एक कार्बन को दे दिया, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गए। क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गए। अभी ये पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिलीज करता है। ओके ना, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड माना जाता है। इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन को बनाने के लिए H+ को रिलीज करेंगे, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिडिक सब्सटेंस माना जाता है। फिर यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड पे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर पड़ता है देखेंगे। यहां पे देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड directly proportional to strength of -I effect. Next one, acidic strength of carboxylic acid inversely proportional to strength of +I effect. Strength of +I effect. देखिए, +1 if strength of -I effect increases, then acidic strength of carboxylic acid increases, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, फॉर एग्जांपल देखो R COOH, यहां पे R की जगह मैं क्या करूंगा? CH3 लूंगा। ओके ना, इस CH3 में रहने वाले एक H की जगह मैं एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप को रखूंगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप क्या करता है अपने तरफ, मतलब -I इफेक्ट ग्रुप को रखने से ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींचेंगे, फिर ये कार्बन से खींचेंगे, ये कार्बन ऑक्सीजन से खींचेंगे। ये ऑक्सीजन अपने ऊपर रहने वाले इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को लेकर H+ को रिलीज करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही ऑक्सीजन को हाइड्रोजन रिलीज करने वाले कैपेसिटी बढ़ जाता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाता है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे।
देखिए यहां पर मैंने कंपाउंड्स लिखा हूं, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसके पास है? देखिए यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ -i देखेंगे, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहां पर NO2 है, थोड़ा कम CN है और थोड़ा कम फ्लोरीन है, इससे भी कम क्लोरीन, इससे भी कम ब्रोमीन, इससे भी कम आयोडीन। तो -i इफेक्ट का स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें है, थोड़ा कम है और इसमें थोड़ा कम है और इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा कम है। ये ऑर्डर के बेस में जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया है, वो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था ना, ऑनलाइन टेस्ट में आए थे, तो इसलिए वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना जरूरी है। सेकंड कंडीशन देखेंगे, इफ number of -i effect groups increases, then acidic strength of carboxylic acid also increases। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप की संख्या जिस कंपाउंड में ज्यादा है वही कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, क्योंकि वन ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा बोले तो टू ग्रुप्स और ज्यादा बढ़ाएंगे, थ्री ग्रुप्स और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप की संख्या सबसे ज्यादा इसमें है। इसमें कितने ग्रुप्स है? 3 -i ग्रुप्स है। तो ए भी इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप है, ए भी लेने वाले हैं, ए भी लेने वाला है। यहां पे केवल 2 ग्रुप्स है, यहां पे केवल 1 ग्रुप है, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास होगा? ए कंपाउंड के पास होगा। और ए बी कंपाउंड को देखिए तो Cl ग्रुप की संख्या बढ़ रहा बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि Cl एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसके पास है, थोड़ा कम सेकंड, सबसे कम इसके पास है। नेक्स्ट वन, if distance between -i effect group and COOH group increases, then strength of -i effect decreases, and hence acidic strength decreases। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप एंड
COH ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, वैसे ही -I इफेक्ट ग्रुप का असर कम होता है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होते जाएगा। ये तीनों में देखिए, सबसे पास में इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप कौन से कंपाउंड के पास है देखेंगे। इसमें देखो, इस COH ग्रुप की बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ओके ना। COH के बगल वाला ग्रुप अल्फा है, ये बीटा है। COH के बगल वाला ग्रुप अल्फा, इसके बाद वाला बीटा, इसके बाद वाला गामा। तो मतलब यहां सबसे पास में COH ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप फर्स्ट कंपाउंड में है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट कंपाउंड में ज्यादा है, सेकंड कंपाउंड में थोड़ा कम है, और यहां पे थर्ड कंपाउंड में और कम है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने वाले ग्रुप की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है COH से, वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते जाता है। नेक्स्ट वन, इफ strength of plus I group increases, acidic strength of carboxylic acid डिक्रीजेस। ओके, इसमें देखिए HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, CH3CH2COOH। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की साइज बढ़ता है, वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें ये सारे कंपाउंड में HCOH के पास रहता है, थोड़ा कम। देखिए, फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड, ये थर्ड कंपाउंड, ये फोर्थ कंपाउंड है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट कंपाउंड में है, थोड़ा कम सेकंड, थोड़ा कम थर्ड, इससे भी कम फोर्थ है। ओके, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट है। नेक्स्ट वन, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। Basic nature of amines. Amine shows basic nature because they contain amine shows basic nature because they contain lone pair of electron on nitrogen. According to Lowry-Bronsted concept, according to Lowry-Bronsted concept, the chemical substance
the chemical substance according to Lowry-Bronsted concept, the chemical substance which capable to donate electron pair. According to Lowry-Bronsted concept, the chemical substance which capable to donate electron pair is nothing but the base. Or NH2, this is a amine compound, अल्कानामाइन. ये अल्कानामाइन को देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देने वाले कैरेक्टर शो करता है. ये इलेक्ट्रॉन देने वाले सब केमिकल सब्सटेंस को जनरली बेस बोलते हैं. देखो बेसिक नेचर ऑफ अमाइन directly proportional to strength of plus I effect. Basic nature of amine inversely proportional to strength of minus I effect. देखिए CH3NH2 CH3CH2NH2 और CH3CH2 CH2NH2 में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसके पास ज्यादा है? जिसके पास अल्काइल ग्रुप की साइज बड़ा है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने वाले जो स्ट्रेंथ जिस ग्रुप के पास ज्यादा है दैट ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को ज्यादा डेवलप करता है. क्योंकि ये तीनों में फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड में मोर बेसिक नेचर थर्ड कंपाउंड के पास है. CH3NH2 CH3NHCH3 CH3N CH3CH3 ये तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स कौन सी कंपाउंड के पास दिख रहा है? थर्ड कंपाउंड के पास दिख रहा है, इसलिए थर्ड कंपाउंड का बेसिक नेचर ज्यादा है. देखिए मैं आपको समझा देता हूं. CH3NH2 और CH2FNH2 ये दोनों में किसके पास बेसिक नेचर ज्यादा है? ये यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे तो बेसिक नेचर कम होता है. ओके ना, इसीलिए दोनों में बेसिक नेचर फर्स्ट कंपाउंड के पास ज्यादा है, सेकंड कंपाउंड के पास कम है. इसलिए दिमाग में एक ही बात डाल दो, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बेसिक नेचर को बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप बेसिक नेचर को कम करेंगे. ये तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर इसके पास है, थर्ड कंपाउंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की संख्या ज्यादा है इसलिए.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे टोटल 3 कंपाउंड्स मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसके पास है? देखिए, जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की संख्या ज्यादा है वही मोर बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। मैंने ये जो आरा मार्क्स दिखा रहा ना, तो देखो थर्ड कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की संख्या ज्यादा है, सेकंड में थोड़ा कम है, फर्स्ट में और कम है, इसीलिए यहां पर बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसके पास ज्यादा है? थर्ड के पास ज्यादा है। ओके ना, ये है एप्लीकेशंस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। सो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।